नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन और ये पॉलिटी की पूर्वावलोकन है भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, पिछले साल के पेपर को सोल्व करने का एक फ़ायदा यह होता है कि एक तो हमें क्वेश्चन की प्रकृति का पता चलता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप देखोगे कि वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं रिपीट करके। एक बने बने फॉर्मेट में ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और उनको ही 4-5 साल में रिपीट करते रहते हैं हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं, आज इसके पेपर को सोल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन होता है, ये 8 भागों में किताब आती है। इसकी समसामयिक घटनाक्रम, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान और राज्य आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक तो हिस्ट्री की वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, एक ज्योग्राफी, एक पॉलिटी और एक इन्वायरमेंट, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इन्हीं 4 सब्जेक्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है और 5वां जो होता है वो होता है करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं ये पॉलिटी की वीडियो शुरू करेंगे हम, और उसके बाद धीरे धीरे हम हिस्ट्री लेकर आएंगे, फिर ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हम बाकी के सेगमेंट को भी लेकर आएंगे आपके सामने। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये पॉलिटी भारतीय राजस्थान शासन में 42 चैप्टर है, आप देखिएगा 42। तो हम 42 ही वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम। एक ही वीडियो में एक चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। जैसे आज हम चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास ये देखने वाले हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी चैप्टर में क्वेश्चन कम है और किसी चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वीडियो क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा लंबी भी खिंच सकती है और थोड़ा कम भी। सपोज़ कीजिएगा कि भारत का संवैधानिक विकास में अगर 30 क्वेश्चन हुए, तो अगर 30 क्वेश्चन को बनाने में 30 मिनट लग रहे हैं, तो अगर सेकंड चैप्टर में 60 क्वेश्चन हुए तो हो सकता है उसको बनाने में 60 मिनट लगे। तो दोस्तों, इस बात से बिल्कुल मत डरिएगा कि कोई वीडियो अगर लंबी होए तो उसको देखते रहिएगा, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा पूरा। तो इसमें 42 चैप्टर है। भारत का संवैधानिक विकास ये पहला चैप्टर है और अंतिम जो चैप्टर है 42 प्रश्न विविधा, क्योंकि विविध प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं जो किसी भी चैप्टर में समाहित नहीं हुए। तो ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे कि फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे नई वीडियो में, फिर तीसरा संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, फिर फोर्थ संविधान का स्रोत, फिर फिफ्थ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो दोस्तों, ऐसे ही हम वीडियो बनाते चले जाएंगे और आपको आसानी के लिए मैं थंबनेल में लिख दूंगा कि ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नाम भारत का संवैधानिक विकास है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, और ध्यान रखना है कि 42 चैप्टर है इसमें और 42 ही वीडियो इसमें बनेगी। ये देखिए, ये रहा भारत का संवैधानिक विकास, ये पहला चैप्टर है। तो इस पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास है। एक बार हम सेकंड चैप्टर को और देख लेते हैं कि सेकंड चैप्टर कौन सा होने वाला है। सेकंड चैप्टर आपका संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो सेकंड चैप्टर के शुरू में हम वीडियो को बंद कर देंगे। देखिए, या भारत का संवैधानिक विकास। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे थे सर एलिजा एम्पे। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनके अगर आप शॉर्ट्स नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बाकी मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो एकदम हमारा सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन ये लेमेस्टर साहब इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जैसे हम सेकंड को काटते हैं, जैसे ये कटा और ये कटा, तो आंसर आ गया 1। तो ऐसे ध्यान रखना है। देखो आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये PCS 2010 में पूछा गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये UP RO ARO 2016 में पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन होते हैं फ्रेम, उनको ही घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। बाकी नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं कि एक भी क्वेश्चन फिर रह जाता होगा बच्चों की पकड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भी याद हो, ये भी पता हो, आपको ये भी पता हो, ये भी पता हो। अगर आपको 1 या 2 भी पता होगा ना, तो उससे ही आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना, अगर आपको ये नहीं पता तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, हाँ आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वाला पता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो यहाँ पढ़ते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप यहाँ देखिएगा नियामक अधिनियम 1773। तो B का पहला सही लग रहा है, तो आप सबसे पहले B को पकड़िए। तो B ये रहा आपका, और फर्स्ट किस में B का फर्स्ट, B का फर्स्ट है यहाँ। तो आँख मीच के इस पर लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो गया B। ज़रूरी नहीं आपको सारे याद हो, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ रखी है पूर्वावलोकन, और आपको केवल उन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान देना है जिनको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो इसमें इस स्टेटमेंट में एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, क्योंकि ये ही बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोनों। दोस्तों आप व्याख्या आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो ये व्याख्या पढ़ी है, क्योंकि अगर मैं व्याख्या पढ़ूँगा तो वीडियो और भी लंबी खिंच जाएगी। और बाकी आप PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो इसके डी आंसर है इसका। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो उसका 1813 का चार्टर एक्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ध्यान रखना है आपको, किसके तहत क्या कहा था ब्रिटिश संसद ने, कि चाय और चीन के साथ व्यापार तो छोड़ दिया था, बाकी व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिए थे। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें क्या कहा ब्रिटिश संसद ने, कि चाय और चीन वाले व्यापारिक अधिकार भी समाप्त कर दो। तो ध्यान रखना है 1813 में तो क्या करा था कि सारे कर दो, लेकिन चाय और चीन वाले छोड़ दो। 1833 में क्या कहा कि भाई चाय और चीन सब खत्म कर दो, सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दो।
तो ध्यान रखना है, अगर चाय और चीन वाले पूछा जाए तो 1813 का चार्टर एक्ट है। ये देखिए, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, चार्टर एक्ट यहाँ पाएगा 1813, अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया IAS प्री 2019 में। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये कब पूछा गया है, ये देखिए UPA RO मेंस 2017। तो वही क्वेश्चन है, और कहाँ से नए क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट वाले सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें कुछ कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट भी बहुत सारी चीज़ें इनमें, लेकिन एक बार जब बन गए चार्टर एक्ट, अब इसमें क्या चेंज करेंगे, वही चलता आएगा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है इसकी कि चाय और चीन को छोड़कर सारे व्यापारिक इकरार समाप्त कर दिए थे 1813 की। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, तो वो ढूंढना है हमें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। हाँ, ये बात सही है, पहली बात सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संपत्ति को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। दोस्तों, इन सब को मतलब स्टिक करने के लिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। और मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, इनकी स्टैंडर्ड बुक से वीडियो लेकर आऊँगा, इनको वहाँ पर हम समझेंगे। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर जो है इसका, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसके तहत शक्ति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन ऐसे हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि बजट पर बहस करने की शक्ति कौन से एक्ट के तहत प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मैं आपके अगली वीडियो में तो जितने भी प्रकार के एक्ट हैं कि 1909 का एक्ट कौन सा है, 1919 का क्या है, 1892 का क्या है, 1861 का क्या है, 1813 का जो चार्टर एक्ट रहा है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इन चार्टर एक्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट बात रही है, इन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इनको रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एक सीक्वेंस से मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया था, तो इस क्रम में लेकर आऊँगा, यहाँ तक लेके जाएंगे इसको 1935 तक। 1947 का जो एक्ट था उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो एक वीडियो में हम जितने भी ये एक्ट आए हैं अभी तक और उनमें जो इम्पोर्टेंट बात आई है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ध्यान का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि मॉडले मिंटो सुधार 1909 के तहत क्या किया गया था कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1909 का जो मॉडले मिंटो सुधार था, मॉडले मिंटो एक्ट 1909, इसके तहत ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत क्या कहा गया था कि भारत में जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको विभाजित करने के लिए एक प्लान लाया गया था कि ये वोट ऐसे देंगे, ये वोट ऐसे देंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। ना ये आंसर है, ना ये, तो इसका डी आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिएगा, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। दोस्तों, जो पहला चैप्टर है इसमें सारे एक्ट्स ही पूछे गए हैं 1773 से लेकर
और 1935 तक। तो मैं ये एक्ट और इन एक्ट में क्या इम्पोर्टेंट बात है उसके अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको सीक्वेंस वाइज पता चलता रहे कि इस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात रही है और इस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात रही है, आपको अच्छे से याद हो जाए। ये देखिए, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो स्थापित तो किया गया था 1937 में, लेकिन किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया गया था 1935 के तहत। ध्यान रखना, देखो रिपीटेशन है, ये PCS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2014 में पूछा गया है, रिपीट है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, यही कहीं SSC में पूछ लेगा, यही कहीं जो अदर एग्ज़ाम होते हैं वनडे उनमें पूछ लेगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन 1935 के एक्ट के तहत स्थापित किया गया। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो एक्ट हैं इनसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये जो एक्ट हैं इनके अंदर जैसे इंपॉर्टेंट बात, द्वैध शासन आया तो 1935 के तहत, और ये जो पूछा गया था संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के तहत। तो एक्ट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप व्याख्या पढ़ लेगा ना इनकी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान रखना है कि केंद्र में पूछा कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निवर्सन मंडल की व्यवस्था, देखो 1919 की है ही नहीं, ये तो 1909 की है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में ही। वही क्वेश्चन है, देखो IAS प्री 2012 में पूछा गया है। 1909 में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, 1909 की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निवर्सन मंडल की व्यवस्था की गई थी। बस, अगर आपने सेकंड हटा दिया, ये हटा दिया, सेकंड यहाँ है, हट गया। पहला तो सही है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है। केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायी शक्ति का हस्तांतरण, हाँ ये सही है। देखिए, इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, और मैं सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितनी संभव हो सकती है सारी वीडियो में सीक्वेंस वाइज लेकर आऊँगा आपके सामने। देखो, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बाकी है ना मैं इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हर जगह रिपीट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय में बनाई गई तो 1919 के एक्ट के तहत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ये रहा 1919 का एक्ट। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपकी GS की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। GS को बच्चे इसलिए डरते हैं GS से क्योंकि इसमें सेगमेंट बहुत सारे हैं कि हिस्ट्री पूछते हैं, पॉलिटी पूछते हैं, ज्योग्राफी पूछते हैं, एनवायरनमेंट पूछते हैं, इकोनॉमिक्स पूछते हैं, आर्ट एंड कल्चर पूछते हैं। हिस्ट्री में भी एशियंट हो गई, मीडिवल हो गई, मॉडर्न हो गई, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन कहीं देखने को मिला तो मिला, और इस स्टेट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए डरते हैं बच्चे। बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, पढ़ते बच्चे उन्हें ज़्यादा है नहीं। लूसेंट वगैरह पढ़ते हैं, लूसेंट की किताब पढ़ी और उसमें फैक्ट डाटा देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक अच्छी सी किताब पढ़ लेनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा आपको पिछले साल के पेपर ये एनालाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपरों से हमें पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब हर एग्ज़ाम में बार बार ये पूछा जा रहा है कि द्विसदनीय विधायिका लाया, कौन सा एक्ट लाया 1919, तो ज़रूरी थोड़ी है कि कोई और सा एक्ट पढ़े। हमें बार बार यही पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें कोई यहाँ PhD नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करनी है किसी भी टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। ये देखिए पहला गलत है और इसका आंसर बी सही है, क्योंकि सभी महिलाओं के लिए मतदान की संस्तुति नहीं की गई थी। इसमें कुछ महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया था। ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा विभाग का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। हाँ ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। किसमें पूछा गया है कि जो 1919 का जो एक्ट है कि इसके तहत कौन से निर्वाचन किए गए थे। तो 1919 का जो एक्ट था इसके तहत कौन से निर्वाचन किया गया था? देखिए ए और सी, ये रहा ए 1926 और सी 1945, ये दो ही किए गए थे। और देखो ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। देखिए यहाँ देखिए आप, RS में पूछा गया है, जो राजस्थान का PCS है वहाँ पूछा गया है, और देखिए MP में पूछा गया है, MP के PCS में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 में। तो वही क्वेश्चन रिपीट है। नया क्वेश्चन कहाँ से बना के लेकर आएंगे? जो नया बनेगा फिर वो किसी पे भी नहीं होगा, वो आपके लिए नहीं, वो सभी के लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो 1935 का एक्ट है इसके तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो 1935 का एक्ट। मैं आपको फिर बताने वाला हूँ यहाँ कि ये जितने भी एक्ट हैं इनमें, इन एक्ट में जितनी इंपॉर्टेंट बात है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इन सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ध्यान नहीं आएगा 1773 में क्या हुआ था, 1813 में क्या हुआ था, 1833 में क्या हुआ था, 1935 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, 1909 का जो मोर्ले मिंटो सुधार था उसमें क्या हुआ था, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें क्या हुआ था। तो इनकी वीडियो शॉर्ट्स नोट्स मेरे बने हुए रखे हैं, मैं उसके साथ आपको डिस्कस करूँगा तो आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह से एक बार आपने पेपर देख लिया तो आपको पता लग गया कि कौन कौन से एक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन तो 1935 के एक्ट के तहत है। ये पढ़े, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? हाँ ये तो था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायक को आवंटित किए गए थे? नहीं, ये नहीं था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था? हाँ। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के एक्ट के तहत लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो 1935 का एक्ट है अखिल भारतीय महासंघ। देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? हाँ था। 1935 का एक्ट जब मैं आपको सामने लेकर आऊँगा तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता एक ये आएगी निकल कर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया 1935 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? ये वाला 1935 का एक्ट सही आंसर ये रहा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है।
बस एस्पिरेंट जो हैं वे पिछले साल के पेपर देखते नहीं हैं, अच्छे से देखना होता है ना बार बार। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में विशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ये हर एग्ज़ाम में कई कई बार पूछा गया है। ये देखिए पी से तो 2008 में पूछा गया है, ये प्री 2018 में पूछा गया है, इसके यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये है। एक संघ की योजना पर विचार ये भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना, ये भी है। ये नहीं है पहला। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। हाँ है भाई, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। चलिए नेक्स्ट और पढ़ते हैं। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। अच्छा, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो आप देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ये यूपी लोअर सब प्री 2015 में पूछा गया है, सबऑर्डिनेट प्री 2015। तो देखिए ये 24 क्वेश्चन है, इनमें से अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो पहला ही कॉमन सेंस सही हो रहा है भाई। संविधान जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, जब संविधान के भाग पढ़ते हैं, संविधान की विशेषताएं पढ़ते हैं, तो संविधान की विशेषता में 1935 एक्ट से बहुत सारी विशेषताएं इनसे ली गई है एक्ट से। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला ही है, दूसरा तो है ही नहीं। इसके द्वारा स्वतंत्रता कहाँ मिली? वो तो 1947 के तहत मिली है ना। ये सही है ना ये सही है। रियासतें इससे कैसे समाप्त हो गई? रियासतें से समाप्त होती है तो फिर बात ही क्या रहती? निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो 1935 एक्ट के तहत। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ पहले चैप्टर की सारे क्वेश्चन जितने भी थे। अब नया चैप्टर आ गया है, ये रहा भारत संविधान सभा संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने ये किया है, जो पहला चैप्टर है मैं फिर से एक बार बता दूं। ये देखिए ये जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, इस पहले चैप्टर में 2 सब चैप्टर हैं, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन भारतीय पारित अधिनियम। तो ये चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है, इसके आज हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं पेज नंबर 16 तक। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो फिर ऐसी फिर तीसरी वीडियो आएगी तो उसमें करेंगे हम संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तो दोस्तों वीडियो में हमारी देखते रहें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट करें। अभी हमने यूट्यूब चैनल बनाया है तो इसको सपोर्ट करें, मुझे प्रोत्साहित करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।